नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग करेंगे 4 मार्च के करंट अफेयर्स को, और हम लोग दरअसल आज पूरे जो है करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ऐसा है, करंट अफेयर्स प्लीज आप लोग देखा करिए, क्योंकि यही आपके सफलता का कारण बनता है। और वह काम ना करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो कोई, है ना। तो प्लीज आप लोग करंट अफेयर्स जरूर देखा करिए। और एक बड़ा सेक्शन है अपने आप में, ना सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास रेगुलर जरूर देखा करिए। 40 मिनट आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होंगे अगर आप रेगुलर तरीके से देखते हैं। और चूंकि मैं क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शंस वाले बनाता हूं, ठीक है, जो है वन लाइनर वाले भी करंट अफेयर्स होते हैं और मल्टी स्टेटमेंट वाले भी होते हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत जो है फायदेमंद साबित होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज वन लाइनर वाले करंट अफेयर से बच करके जो मैं कराता हूं उस पर फोकस किया करिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन, और रिवीजन के बाद हम लोग करेंगे आज का करंट अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया है। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को $1 मिलियन की सहायता दी है। यह सहायता भारत यूनाइटेड नेशन विकास साझेदारी कोष के तहत की गई है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हो कि लाओस में जो है फूड सिक्योरिटी का मामला जो है देखने को मिल रहा है। मशहूर उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस के न्यू शॉपेल में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए भारतीय सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 28 फरवरी को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही बात है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन के साथ में द्विपक्षीय बैठक की है। इसके अलावा विश्व बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% तक की दर से वृद्धि करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि 2047 में भारत ने एक लक्ष्य रखा कि हमें विकसित राष्ट्र जो है बनना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट जो है चर्चा इस पर की गई इस रिपोर्ट में। आगे, भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के पूर्वा लक्ष्मीबिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और महाकुंभ 2025 को उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इस महाआयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 प्रमुख जो है आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किए हैं। नंबर 1 कौन सा है? प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयागराज राजापुर जो है चित्रकूट कॉरिडोर, और प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ। ये 5 के 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग रट लीजिएगा। इन 5 जो है कॉरिडोर के नाम आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। चलिए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही फेमस है, ये मनाया जाता है भैया आपका यानी कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है वो है आपका किसान उत्पादक संगठन। ये अभी चर्चाओं में है, और किसान उत्पादक संगठनों को हम लोग FPO भी बोलते हैं। क्या? FPO भी बोलते हैं, ठीक है। FPO, ठीक है। चलिए, तो किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई FPO यानी किसान उत्पादक संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि अभी हासिल कर ली है। आप जानते होंगे FPO मदद करते हैं किसानों को उनकी उचित जो भी उनका पैसा होता है उनको दिलाने के लिए, और बाकी कई प्रकार की हेल्प के लिए FPO संगठन जो है व्यापक स्तर पर किसानों का जो है सपोर्ट करते हैं। तो केंद्र की योजना से देश में 30 लाख किसानों की संख्या पहुंच गई है, जिनमें से लगभग जो है 40% जो है महिलाएं हैं इस पूरे जो है इस योजना में। किसान उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम के भाग IXA के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत निगमित पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन को संदर्भित करता है, और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया। यानी कि कृषि और जो भी इससे रिलेटेड जो भी फील्ड है, इनमें
इनका विपणन यानी कि इसकी मार्केटिंग, इनका प्रोडक्शन, इन सभी चीजों पर प्रॉपर तरीके से फोकस करने का काम जो है एफपीओ करता है और किसानों की मदद करता है कि ताकि किसान को उचित दाम जो है मिल सके। ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा कि भाई एफपीओ की आवश्यकता क्यों है। यहां पर आप लिखा है कि छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन चरण के दौरान प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक पहुंच और आवश्यक वित्त आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो है ये एफपीओ जो है क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। तो एफपीओ की आवश्यकता क्यों है ये यहां पर पॉइंट लिखा गया है, आप इसको पीडीएफ में जो है पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डिकोड एग्जाम पर जो है आपको दी जाती है, जो पब्लिक ग्रुप है डिकोड एग्जाम का, वहां पर पोस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए एफपीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, हाल ही में प्राप्त एक जानकारी के अनुसार किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि अभी हाल ही में हासिल किया है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा वाला जो कथन है कि एफपीओ के सदस्य अपनी आय में तेजी से वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी, इनपुट, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए संगठन में एक साथ अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन आपके हो जाएंगे सही। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एफपीओ क्या होते हैं ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में पूछ लेता है लेगा। ठीक है, चलिए गिलोय की महत्ता, इस पर अभी हाल ही में कई लैबोरेटरीज ने, कई डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की है। भला हो हमारे देश का कि कम से कम डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस हमारे यहाँ जागती है। जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं, सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम इस पर रिसर्च नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हमारे प्लांट्स में कुछ नहीं है। भारत एक ऐसा जो है जैव विविधताओं से जो है संपन्न एक ऐसा देश है कि जहां पर इतने प्रकार के जो है पौधे पाए जाते हैं कि हमें किसी भी जो है एलोपैथिक जो है मेडिसिन पर जो है डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत है ये कि आयुर्वेद को सरकारों ने प्रमोट नहीं किया। आयुर्वेद को लेकर के लोगों के अंदर भ्रांति रही। लेकिन इसी आयुर्वेद पर, इसी जड़ी बूटियों पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। और गिलोय तो आप लोग जानते होंगे, गिलोय कोरोना टाइम में खूब चर्चाओं में रहा है और बाबा रामदेव ने जो है दवाई बनाई थी। हालांकि उस पर जो है मेडिकल साइंस वालों ने हाय तवा मचा दिया। क्या ही किया जाए, कोरोनिल शायद उन्होंने बनाई थी, है ना। दिक्कत यही है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई आयुर्वेद में कोई मेडिसिन बनती है और वो भी जो है प्रॉपर रिसर्च के तहत बनाई गई थी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मेडिसिन जो भैया मेडिकल साइंस ने जो बना दिया वही सही माना जाती है, आयुर्वेद में जो बनाई जाती है वो गलत मानी जाती है। यही हमारे देश की विडंबना है और यही हमारे देश की जो है बेवकूफ़ी है एक तरीके से। और इस पर बड़े बड़े देश वाले जो है पेटेंट अपना हासिल कर लेते हैं और हम लोग बैठे रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी गिलोय पर काफी रिसर्च हुई है। बायोमेडिकल और लाइफ साइंसेज रिसर्च के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त डेटाबेस पबमेड के डेटा से पता चलता है कि पिछले एक दशक में गिलोय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिनोस्पोरा कार्डियोफेलिया के बारे में शोध प्रकाशनों की संख्या में जो है 376.5% तक की चौंका देने वाली वृद्धि हुई। यानी कि इस पर इतनी रिसर्च हुई है। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो गिलोय ने किया। और यही सब कारण रहा है कि गिलोय ने एक बहुत बड़े, दरअसल एक जो मानव जो मृत्यु हुई उसको रोकने में एक बहुत बड़ा जो है योगदान दिया है। नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आई थी। गिलोय की क्या कहते हैं, लोग गिलोय को मिलता नहीं था। गिलोय की टैबलेट वगैरह भी नहीं मिलती थी। गिलोय के पौधे जल्दी नहीं मिलते हैं। हालांकि हम लोग के शहर में तो, गांव में तो गिलोय खूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बाबा रामदेव तो गिलोय को कितने टाइम से चिल्ला रहे हैं, गिलोय खाओ, ये करो, वो करो, सुगंधा, गिलोय, शतावरी सब कहते हैं। लेकिन भाई दिक्कत है ना कि क्या ही बताया जाए, इस पर तो कुछ कमेंट करना भी नहीं चाहिए। अंकिता दास सेठ के नेतृत्व में टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के शोधकर्ताओं ने एंडियोपैथिक ग्रेनुलोमेट्स मैस्टाइट्स, ठीक है, जो एक कम घातक लेकिन चुनौतीपूर्ण स्तन विकार है जिसे अक्सर कैंसर समझ लिया जाता है, के प्रबंधन में गिलोय की प्रभावशीलता का पता चलता है। बताओ, कैंसर को भी ठीक करने में गिलोय जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है दे रहा है। ऐसे कई सारी रिसर्च हुई, मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये जो गिलोय है ये कई प्रकार के रोगों में काम आता है। सोचो, कैंसर तक सही करने में क्षमता रखता है अपने आप में। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर जो है कई प्रकार की जो है इसके बारे में जानकारी दी गई, भाई किस तरीके से जो है इस पर जो है काम इसका इस पर बढ़िया हो सकता है और क्या कुछ इसके फायदे हैं, ये यहां पर गिलोय के बारे में दिए गए हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी गिलोय में बढ़ती वैज्ञानिक रुचि को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने इस जड़ी बूटी पर एक तकनीकी डेजियर जारी करके एक सक्रिय कदम जो है उठाया है। भाई इस पर बढ़िया तरीके से अनुसंधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताओ कि गिलोय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो पहला कथन अगर आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि एक अध्ययन में बताया गया है कि गिलोय आधारित फाइटोफार्मास्यूटिकल दवाएं एक सुरक्षित स्टेरॉइड मुक्त उपचार विकल्प प्रदान करती हैं जो आक्रामक सर्जरी से बचने के लिए किफायती और कुशल विकल्प प्रदान करती हैं। कि भैया सर्जरी नहीं होगी, सर्जरी को कम कर देती हैं, यानी कि अगर आपको कोई डिजीज है तो अगर सर्जरी करनी है तो गिलोय का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक। दूसरा, आयुष मंत्रालय ने जड़ी बूटी पर एक तकनीकी डोसियर जारी करके जो है एक सक्रिय कदम उठाया है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सही। सी इज द राइट आंसर। ठीक, याद रहेगा। एनएसटी कॉन्क्लेव अभी ये आयोजन हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने एनएसटी कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया है, तो इसीलिए चर्चाओं में है ये सब। और एनएसटी कॉन्क्लेव 2025 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक, इसी में जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने भाग लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डेट आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। कहां पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है। दूसरा, भारत अब इसी जो है कॉन्क्लेव में कुछ बातें सामने हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1, भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। और भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में दुनिया को एक नया आर्थिक मार्ग दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। यहां पर जो है आपका जो है समुद्री जो है व्यापार, ठीक है, और समुद्र से ट्रेन का व्यापार, इस तरीके से कई प्रकार के व्यापारों पर इसमें चर्चा की गई कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप है वो इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ठीक है। तो ये अपने आप में भारत की जो पहल है, ये कॉरिडोर, ये अपने आप में व्यापक स्तर पर जो है व्यापार को बढ़ाने वाली है। इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई इसकी महत्ता भारत के व्यापार में किस प्रकार की है। तो इसको आप लोग प्लीज मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ये मैं आपको जो है टास्क देता हूं कि आप लोग इसको जो है रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा मतलब क्वेश्चन है इस पेपर कि भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था? बहुत ही आसान है, 2023 को। ठीक है। आप जानते हो कि मिलेट्स जो है चर्चाओं में आजकल है और मिलेट्स पर खूब ज्यादा रिसर्च भी हो रही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा क्या है, लाभदायक है। गेहूं, और अगर आप सोचते हैं कि चावल फायदेमंद है, शरीर के लिए नहीं फायदेमंद है, मिलेट्स बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। इसलिए मोटे अनाजों का प्रयोग आप लोग खूब करिए। ठीक है, रोटी वोटी खाया करिए। चलिए, चंद्रमा पर जल का पता लगाने के सैटेलाइट लॉन्च है। अभी हाल ही में अमेरिका ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है। जो देश में जो जल है उस पर जो है उसका दोहन हो रहा है, उस पर जो है देश नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पर जल जो है ढूंढने जरूर जाएंगे। अरे जो पृथ्वी पर जल है भाई साहब बचा लो उसको, है ना, लेकिन उसको नहीं बचाया जाएगा, चंद्रमा पर ढूंढा जाएगा। अच्छा, तो वहां से लाएंगे जल। क्या ही कीजिएगा, साइंस वाले भी, रिसर्च वाले कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में नासा ने जो है चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए जो है क्या किया है, एक जो है सैटेलाइट अपनी जो है लॉन्च की है। ठीक है। नासा का एक डिशवाशर आकार का उपग्रह जो है 26 फरवरी को फ्लोरिडा से जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि चंद्रमा की सतह पर पानी कहां पर मौजूद है। यह दरअसल जो है नासा ने रिसर्च जो है की है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को लेकर उड़ान भरी है अभी। तो इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भाई किस तरीके से ये काम करेगा अपना। ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए, बाकी लूनर ये ट्रेल ब्लेजर के बारे में लिखा है जिसका वजन लगभग 440 पाउंड है और जिसकी चौड़ाई जो है लगभग 11.5 फीट है। ठीक है। जब इसके सौर पैनल पूरी तरह से तैनात होते हैं को चंद्रमा की सतह पर इस पानी को खोजने और उसका मानचित्र बनाने के लिए जो है भेजा जा रहा है। ठीक है। चलिए, बाकी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। और 2 लूनर ट्रेलब्लेजर उपकरण चंद्र कक्षा में माप लेंगे। नंबर 1 क्या है, लूनर थर्मल मैप पर जो क्या करेगा, चंद्र सतह के तापमान का मानचित्रण और माप करेगा। और दूसरा जो है हाई रेजोल्यूशन वोल्टाइज और मिनरल्स मून मैप पर, ये क्या करेगा, ये करेगा यह चंद्रमा पर जल का संकेत देने वाले प्रकाश पैटर्न की खोज करेगा। तो इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो नासा के ने। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए,
नानाजी देशमुख, इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, चर्चाओं में रहते हैं कई बार। तो 2025 में जो है इनकी नानाजी देशमुख की 15वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। और इनका जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक जो है छोटे से कस्बे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और 1972 में इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान की स्थापना की, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और नानाजी देशमुख लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हुए और तिलक से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में जो है रुचि ली। ठीक है, चलिए। उन्होंने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था और उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है नानाजी देशमुख के बारे में जो है इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे महापुरुष होते हैं उन पर हमारे मुख्य परीक्षा में जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो आप लोग जो है, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे हैं, चाहे वो अम्बेडकर जी हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, नानाजी देशमुख हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके बारे में आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताओ आप लोग प्रश्न कि नानाजी देशमुख के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कि आपसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 1975 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, क्या यह कथन सही है? नहीं, इसकी स्थापना 1972 में होती है ना बाबू। देखो बिल्कुल सही बात है, 1972 में, यानी कि यह जो कथन आपका है ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है आपका। और 2025 में उनकी 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि आपका जो है तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज कंफर्म करिएगा कि 2025 में क्या उनकी 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या यह कथन सही है? जरा इसका मुझे आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा प्लीज, कि क्या यह कथन सही है कि नहीं, सा कथन सही है। ठीक है, चलिए। मुझे कथन गलत लग रहा है वो, है ना, इसलिए बताइएगा आप लोग सही करके। चलो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जो है गांव में डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जहां पर जो है जो पंचायत जो घर होते हैं वहीं पर यह लाइब्रेरी बनेगी। वहां पर कंप्यूटर और डिजिटल रूप में जो भी डेटा होता है, किताबें सब कुछ रखी जाएंगी, ताकि ग्रामीण जो बच्चे वहां पर जाएं अपना और जो है वहां पर लाइब्रेरी जो है अपना बनाएं। इस बात को जो है गांव में जो है लाइब्रेरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। मुझे याद है कि जब मैं 5th क्लास में था, 5th क्लास में, तो मैं गांव पे जब मैं रहता था, पापा जी मेरे किताबें खूब पढ़वाते थे। ठीक है, यहां से किताब ला करके, वहां किताब से ला करके, तो दिमाग में था यार कि क्यों ना लाइब्रेरी एक बना दी जाए यहां पर और बच्चे यहां पर पढ़ें। 5th क्लास में था तब मेरे दिमाग में आया था कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, तब मैंने सोचा था। और अब जो है यूपी गवर्नमेंट जो है अब लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी जो है बना रही है। ठीक है, तो ये तब मैंने सोचा था कि भाई कंप्यूटर का सिस्टम एक होना चाहिए, जहां पर बच्चे कंप्यूटर भी सीखें और उसी में कुछ अपना डेटा भी और कुछ किताबें भी रखी हो, अपना गांव के बच्चे आए पढ़ें। और मैंने तो यह भी सोचा था कि वहां पर एक व्यक्ति को ऐसा रखा जाए जो गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको जो है 5-10 हज़ार रुपया मिलता रहे, वो अपने उसका देखरेख करता रहे, बच्चे हमें पढ़ते रहे। लेकिन जो मैंने जब जो है 5वीं क्लास में जब मैंने सोचा था, तो उस चीज को अब जो है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में ये यूपी गवर्नमेंट जो है कर रही है। ये सब काम भाई साहब IAS वाले काहे नहीं करवाते हैं गांव के लिए, लेकिन पता ही नहीं क्या, सब लोग पढ़ लेते हैं, IAS बन जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वहीं पर लिखे हुए हैं। और इसका जो देखरेख का जो काम होगा वो दरअसल जो ग्राम प्रधान होंगे और जो आपके जो सचिव होते हैं वहां के, वो काम करेंगे इस पर। और राज्य की 22,700 ग्राम पंचायतों में दरअसल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्देश दिया गया है। और इसमें ई बुक्स होंगे, डिजिटल कंटेंट होगा, वीडियो ऑडियो लेक्चर होंगे और इंटरनेट की सुविधा जो है वहां पर मिलेगी। ठीक है, और आप जानते होंगे ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जा रही है गांव में आजकल, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत भी नहीं होगी आजकल, और लाइट भी ठीक ठाक रहती है आजकल गांव में। ठीक है, लगभग जो है यहां पर 4 लाख रुपए खर्च करेगी, जिसमें 2 लाख रुपए डिजिटल उपकरणों पर और बाकी जो है अन्य किताबों वगैरह पर खर्च किए जाएंगे। तो ये डेटा यहां पर लिखा गया है। ठीक है, और जिम्मेदारी दरअसल ग्राम प्रधान की और पंचायत सचिव की होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने की घोषणा की गई है? बहुत आसान सा, जिसका उत्तर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। ये फायदा निश्चित तौर पर, अगर डिजिटल लाइब्रेरी को अगर प्रॉपर तरीके से अगर इसको सही रूप में अगर रखा गया है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि 4 लाख रुपया सरकार ने जो है आवंटित किया है, लगभग 4 लाख के करीब। अब दिक्कत क्या होगी कि सरकार ने तो कहा 4 लाख के करीब हम पैसा देंगे, लेकिन अब इस 4 लाख में से मात्र जो है
मेरे अकॉर्डिंग तो 30,000 से लेकर के मात्र 35,000 रुपया खाली लगाए जाएंगे, बाकी 1.5 लाख से ऊपर सब जो है 2-2.5 लाख रुपया जो है लोग खा जाएंगे, पक्का खा जाएंगे, डैम श्योर है। ये दिक्कत है हमारे देश की करप्शन की, क्या ही किया जाए इसके लिए। अब सोचो, लोग बच्चों पर जो पैसा जो खर्च होता है, जो एजुकेशन पर जो पैसा खर्च होना चाहिए, उसमें भी लोग सेंधमारी कर लेते हैं। ये हमारा देश है, क्या ही किया जाए इसके लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 लाख के ऊपर पैसा खर्च होगा। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके पंचायत में जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ग्राम प्रधान को पकड़िएगा, ग्राम सचिव को पकड़िएगा, ठीक है, कि भाई साहब बताओ इतना पैसा आवंटित हुआ था, लेखा देखो दो, आरटीआई से मांग लेना, ठीक है। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है, ये सब ध्यान दें। आरटीआई भाई साहब, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आप लोग खूब क्या करिए। आपके गांव में कोई सड़क बनी है, आपके मोहल्ले में कोई सड़क बन रही है, आपको लगता है क्या कि तय मानकों के आधार पर इस पर काम नहीं हुआ है, आरटीआई से पूरा सूचना आप लोग मांग लिया करिए, कार्रवाई इस पर होगी जबरदस्त तरीके से। और आरटीआई आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरटीआई पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो मुझे बताओ कि आरटीआई का गठन कब किया गया था, आरटीआई अस्तित्व में कब आया, ठीक है, बताओ मुझे इसका उत्तर। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, यह भी अभी चर्चाओं में है, और यह भी जो है आपका नोएडा में जो है ये इसकी स्थापना होती है। वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना के लिए कुछ इस प्रकार का यहां पर देखो इमेजरी बताई गई है। व्हाइट हाउस जैसा लग रहा है, विश्व शांति केंद्र, बड़ी अच्छी पहले सरकार की वर्ल्ड पीस सेंटर्स को बोलते हैं, जहां पर आप जानते होंगे ग्लोबली जो है बहुत तामझाम रहता है, लोग युद्ध में जो फंसे रहते हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आप जानते होंगे, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के भाई साहब जो आए हुए थे, उनकी कैसी चर्चा हुई आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई शांति अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में दरअसल ये देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है स्थापित किया गया, ताकि ग्लोबली जो है हम लोग शांति की स्थापना जो है यहां से कर सकें, ठीक है। बड़ा अच्छा है अपने आप में, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। यह केंद्र शांति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, समानता और संस्थागत शांति निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। बड़ी अच्छी है पहल अपने आप में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड पीस सेंटर आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का क्या है, प्रतीक है अपने आप में, ठीक। चलिए, तो हाल ही में कहां पर वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना की गई है, तो विश्व शांति केंद्र, तो ये की गई भैया आपका गुरुग्राम में, इज द राइट आंसर। चलो, रक्षा बजट के मामले में शीर्ष देश, अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक खर्च जो है 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश है जिनका सबसे ज्यादा रक्षा बजट है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि 895 बिलियन डॉलर जो है इसका रक्षा बजट है। फिर चीन का है, फिर आपका रूस का, फिर भारत का है। चौथे नंबर पर जो है देश आपका भारत का है, जो अपने रक्षा बजट को जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 75 बिलियन डॉलर जो है ये अपने यहां पर खर्च करता है। सोचो आप, देखो भैया अमेरिका कितना रुपया खर्च करता है, बताओ कितना ज्यादा पैसा जो है अमेरिका जो है खर्च करता है अपने रक्षा बजट पर, डिफेंस पर। बहुत बड़ी बात है अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर चीन है, फिर रूस है, और फिर भारत है अपने यहाँ पे। भारत भी इस समय पैसा डिफेंस सेक्टर पे इस समय भारत ध्यान अच्छे तरीके से दे रहा है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि और ज्यादा पैसा जो है खर्च करेगा ये, ठीक। चलिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट मामले में शीर्ष देश है, कौन सा देश शीर्ष पर है, यह है आपका अमेरिका, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जन औषधि दिवस यह भी चर्चाओं में है। 7 मार्च को दरअसल जन औषधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। जो भी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं आप जानते होंगे, और प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जगह जगह पर खोले गए हैं, वहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, कम दाम पे मिलती हैं और पूरे असरदार रूप में होती हैं, बहुत ही कम पैसे मिल जाती हैं। तो आप लोग जेनेरिक मेडिसिन जरूर लिया करें। प्रधानमंत्री जो औषधि केंद्र बनाए हैं वहां पर से आप लोग लिया करिए, ठीक है। तो ये चर्चाओं में भी है हाल ही में, इसलिए जो है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसके लिए जो है 1 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम जो है 1 से 7 मार्च 2025 तक देश भर में विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि हम लोग जो है ये जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को बताएं और जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बताएं लोगों को, भाई किस प्रकार से ये आपके स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक है और कम पैसे में भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वही सब चीजें यहां पर जो है लिखी गई हैं। और 28 फरवरी 2025 तक देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र जो है खोले जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, आइए निम्नलिखित दिवसों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये यहां पर सारे के सारे दिवस यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है। जैसे विश्व गौरव दिवस ये मनाया जाता है कब, 20 जो है मार्च को, ठीक।
विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है, और जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को, ठीक। बस अब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा तीसरा यानी कि 3, ठीक है। 3 के बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका 20 मार्च यानी कि आपका हो जाएगा ये विश्व 1 नंबर, ठीक है। फिर 22 मार्च होगा, है ना, ये विश्व जल दिवस, तो हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद 1 ही बचेगा। तो ये वैसे भी अप्रैल में होता है, तो वैसे भी मार्च के बाद जाएगा, तो हो जाएगा चौथा, यानी कि 3 1 2 4। अब देखो कहां पर है 3 1 2 4, ये सी नंबर पर है, 3 1 2 4, तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछते हैं। अब ऐसे ही प्रश्न इस बार पूछा गया था, आप लोग एकदम से हाय तो मचा लिए थे यार, प्रश्न बहुत कठिन पूछ दिया, पेपर पैटर्न गलत हो गया। बताओ इतना पेपर कठिन होने के बाद आपके अकॉर्डिंग 15,000 लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है। मैं कैसे मान लूं कि एकदम से जो है पैटर्न चेंज हो गया। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। अब इस प्रकार के मल्टी स्टेटमेंट के प्रश्न मैं देता हूं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। 40 मिनट का समय जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि न सिर्फ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है बल्कि मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आप 40 मिनट का समय निकाल के कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हो, यह दिक्कत है आपकी, ठीक है, और इसीलिए नहीं होता है आप लोग का। बहुत लोग प्री निकाल लिए हैं लेकिन उनका मेंस नहीं रेडी है, यह भी एक बड़ी गलतफहमी है। तो इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी जो है बनाया हुआ है, आज वो रिलीज होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्री हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्या कमियां रह गई हमारी, ठीक है। चलिए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ये अभी चर्चाओं में है। तो पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित जो प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अभी किया जा रहा है, और 4 मार्च 2025 को इसका आयोजन नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां पर किया जाएगा। कि भाई जो भी पंचायतों में जो भी महिलाएं चुनी गई हैं उनको और उन पर जो है एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर बताया जाएगा भाई किस तरीके से आप जो है आगे और बेहतर काम कर सकती हैं, और जो है जिन्होंने ग्रामीण विकास में जो एक बड़ा योगदान दिया है उन जो है महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण को सशक्त करना, कि भाई वो और सशक्त हों और मजबूत हों ताकि ग्रामीण विकास और अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। तो ये बातें वहीं पर लिखी गई सारी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब किया गया। यह किया गया आपका जो है कब किया गया, अभी यहां पर तो हमने पढ़ा था, ये 4 मार्च 2025 को है। 4 मार्च इसमें नहीं है क्या कथन भाई साहब, है तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो, तो ये हो गया आपका कैंपस। और बाकी पीसीएस का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भैया चल रहा है, अभी भी समय है, लिखना शुरू कर दो, नहीं तो समय निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा, लेकिन फिर से उस स्थिति आपकी रहेगी कि आपका मेंस नहीं रेडी है। मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका प्री निकल गया लेकिन उनका मेंस नहीं रेडी है। ये एक बड़ी विकट समस्या है, इससे अच्छा प्री ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। प्री निकल जाने के बाद मेंस जब नहीं रेडी होता है तो दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग करिए। और प्री के लिए अभी से टेस्ट सीरीज चल रही है। जो लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, सबसे बड़ा कारण उनका रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, और इसके लिए भी पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो है चल रही है। क्या पीसीएस की टेस्ट सीरीज हमारे यहां पर चल रही है, जिसमें 12,000 प्लस प्रश्न, कितना 12,000 प्लस प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे, पूरे टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। आप लोग जो है उसका चयन जो है जरूर करिए, मतलब कि पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो कि टॉपिक वाइज कराई जा रही है उसको करिए। बाकी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप लोग जो है 8604409201 पर आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो है अगर कोई आपके भीतर कोई जो है गाइडेंस की कमी है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है या कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप मुझसे सीधे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइए, एक प्रश्न जो है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। बाकी ये जो हमारा कोर्स चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, उसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई है। ये सारे चीजें आप लोग यहां पर एक एक करके पढ़ लीजिएगा। यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, पीडीएफ फॉर्म में बाइलिंगुअल नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। मेंटरशिप दी जाती है आपको, निबंध अलग से मिलेगा, सीसेट अलग से मिलेगा, हिंदी का लेक्चर अलग से मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। और प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली आपका पीवाईक्यू जो है प्री का,
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, सब कुछ कराया जाएगा। और इंटरव्यू तक अगर आप जाएंगे तो आपका पैसा भी सारा का सारा वापस कर दिया जाएगा। कोर्स कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग चाहें तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आप लोग के सामने एक बढ़िया सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये आर्टिकल मैंने कराया था, जो पीसीएस का हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें एक आर्टिकल हमने कराया था, उसी आर्टिकल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फाउंडेशन कोर्स के जो अभ्यर्थी होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर लिखिएगा, खासकर 2024 वाले तो इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, 200 शब्दों में इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस। हम लोग मिलेंगे कल एक नए जो है वीडियो के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जो वीडियो मैं आपसे कह रहा हूं कि पीसीएस हम क्यों फेल हो गए, क्यों हम नहीं कर पाए, इस पर वीडियो आज ही रिलीज होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। प्री नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, अगली बार एक जुनून के साथ, एक शिद्दत के साथ हम लोग प्री जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।